मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप इस जर्नी में कैसे आए और इतने बच्चों को आपने मोटिवेट किया है, इतने अच्छे रिजल्ट्स के साथ बच्चे पास आउट हुए हैं। अपने बारे में हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा बताइए। थैंक यू मैम। पहले तो मतलब कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टीचर बनूंगा, लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मेरा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगने लगा। और मैथ्स मेरा हमेशा से ये एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो इसलिए मैंने आगे मैथ्स के अंदर ही टीचिंग करने का सोचा। अब आप बताइए, आपके पास इतने स्टूडेंट्स आते हैं, इतने अच्छे रिजल्ट्स आपने दिए हैं, तो पर्टिकुलर मैथ्स सब्जेक्ट ही क्यों? और एक बहुत बड़ा बच्चों को मैथ्स को लेके इतना डर क्यों है? मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितनी उसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। आप सर ये बताइए, क्या एक एग्जाम खराब चला जाए तो क्या पूरा रिजल्ट खराब हो सकता है? एक एग्जाम खराब चला गया तो अब जो चला गया तो वो तो चला ही गया। देखिए, मुझे इस बार लगा है कि ना सीबीएसई से कुछ गलती हो गई है। उन्होंने स्टैंडर्ड की जगह बेसिक दे दिया और बेसिक की जगह स्टैंडर्ड दे दिया। परसेंटेज रियली मैटर करते हैं बोर्ड्स के एग्जाम के? देखिए, मैटर तो करते ही हैं मार्क्स, लेकिन हाँ, मार्क्स किसी की कैपेबिलिटी डिसाइड नहीं करते। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वैभव सूर्यवंशी, जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में प्लेयर हैं, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और उन्होंने अपने बोर्ड एग्जाम स्किप कर दिए हैं। मेरे हिसाब से आपकी जो एक बेसिक एजुकेशन होती है वो कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर कोई वैभव सूर्यवंशी जैसे नहीं हो सकते। इनफ है एक एग्जाम को अचीव करने के लिए? देखिए, मेरा मानना है पढ़ना ज़रूरी है, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ें, चाहे आप ऑफलाइन क्लासेस से पढ़ें। आप ये बताइए, एक पेरेंट का भी तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता होगा एक स्टूडेंट लाइफ में। जैसे बोर्ड्स आ रहे हैं या दूसरे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो इसमें एक पेरेंट का क्या रोल है? उनको कैसे अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है। एक तो ना मेरा को ये मतलब कि मैं हर एक पेरेंट से ये कहना चाहता हूँ कि एक तो ना कभी भी अपने बच्चों को किसी भी बच्चों के साथ कंपेयर ना करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू द गीतांजलि गुप्ता शो। आज की गेस्ट बहुत स्पेशल है। बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को ऑलरेडी बहुत प्रेशर है एंड बहुत सारी उन्हें एडवाइजेस भी चाहिए, टिप्स भी चाहिए, ट्रिक्स भी चाहिए अपने बच्चों के एग्जाम्स के लिए। सो जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो हैं विनोद गुप्ता, जो कि विनोद गुप्ता कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनर हैं। हजारों लाखों बच्चे उनसे पास आउट हुए हैं बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ। सो आज हमारे गेस्ट हैं विनोद गुप्ता, जो हमारे साथ बोर्ड एग्जाम्स, दूसरे एग्जाम्स के बारे में अपनी जर्नी शेयर करेंगे, टिप्स देंगे, ट्रिक्स देंगे और स्टूडेंट्स को अच्छे नंबर लाने में मोटिवेट करेंगे। और इस पॉडकास्ट को, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए एंड में बहुत अच्छी टिप्स है, मैजिकल टिप्स। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वेलकम सर। थैंक यू। आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप इस जर्नी में कैसे आए और इतने बच्चों को आपने मोटिवेट किया है, इतने अच्छे रिजल्ट्स के साथ बच्चे पास आउट हुए हैं। अपने बारे में हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा बताइए। थैंक यू मैम। पहले तो मतलब कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टीचर बनूंगा, लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मेरा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगने लगा। और मैथ्स मेरा हमेशा से ये एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो इसलिए मैंने आगे मैथ्स के अंदर ही टीचिंग करने का सोचा। बहुत अच्छी बात है सर। अब आप बताइए, आपके पास इतने स्टूडेंट्स आते हैं, इतने अच्छे रिजल्ट्स आपने दिए हैं, तो पर्टिकुलर मैथ्स सब्जेक्ट ही क्यों? क्योंकि मैथ्स के अंदर ना क्रिएटिविटी है, बल्कि मैथ्स ना लर्निंग नहीं है। मैथ्स के अंदर आपको फार्मूलाज लर्न करने पड़ते हैं, मैथ्स में अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। तो इसी वजह से मुझे मैथ्स बहुत पसंद है कि मैथ्स के अंदर क्या होता है कि कभी कोई क्वेश्चन किसी तरीके से हो रहा है, कोई क्वेश्चन किसी तरीके से हो रहा है, तो उसमें हमारा बहुत माइंड यूज होता है, तो इसलिए मुझे मैथ्स पसंद है। और एक बहुत बड़ा बच्चों को मैथ्स को लेके इतना डर क्यों है? देखिए, मैथ्स इट्स कॉल्ड प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको डर लगेगा ही लगेगा। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितनी उसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। और एक बार जब आपके क्वेश्चन होने शुरू हो जाते हैं
सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं तो आपको और अच्छा लगने लग जाता है। तो अब की बार स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मैथ से डरने की जरूरत नहीं है, राइट प्रैक्टिस ही की है मैथ्स के मार्क्स को अचीव करने के लिए, तो उससे भागने की जरूरत नहीं है आपको। सर आप ये बताइए कि बोर्ड्स एग्जाम चल रहे हैं इस टाइम स्टूडेंट्स के लिए, उसमें एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, या फिर हमें सिर्फ एनसीईआरटी ही इनफ है या हमें दूसरी बुक्स की तरफ भी जाना चाहिए? देखिए, एनसीईआरटी करना तो जरूरी है ही है, क्योंकि एनसीईआरटी से आपका जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं वो आपके एनसीईआरटी से ही क्लियर होते हैं। लेकिन अगर आपको उसमें परफेक्ट होना है तो आपको एक दो बुक्स और भी रेफर करनी पड़ती हैं, कि जिससे आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही कम है एज ए कंपेरेटिवली जो अनदर बोर्ड्स की जो बुक्स है उसके कंपेरेटिवली एनसीईआरटी में एग्जाम्पल और क्वेश्चन कम है, जिसकी वजह से हमें इतनी प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं मिल पाते। तो हमें एक एक्स्ट्रा बुक और भी करने की जरूरत है अगर हमें अच्छा स्कोर लाना है तो। थैंक यू सर इसका आंसर देने के लिए। सो आप एनसीईआरटी तो करिए, बट उसके अलावा आप दूसरी बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं अपने अच्छे मार्क्स के लिए। आप सर ये बताइए, क्या एक एग्जाम खराब चला जाए तो क्या पूरा रिजल्ट खराब हो सकता है? देखिए, पहली बात तो एक एग्जाम खराब चला गया तो अब जो चला गया तो वो तो चला ही गया। अब उसके ऊपर अब उसी बात को आप सोचते रहोगे तो आपके आगे के एग्जाम्स भी खराब चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि जो हो गया है उसको छोड़ के जो आपके आगे के जो एग्जाम्स बचे हैं आप उन पर ध्यान दें, क्योंकि अब जो हो चुका है उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप उसको ही सोचते रहोगे तो आपके आगे के एग्जाम्स भी खराब हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक एग्जाम खराब चला गया तो इसका मतलब ये नहीं आपका पूरा रिजल्ट खराब जाएगा, या आगे के एग्जाम को भी आप उसी बात को सोच के खराब कर दो। अपने दूसरे एग्जाम्स की तरफ से आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएगा। इस टाइम आपको भी पता है सर, सोशल मीडिया ना एक हम सबकी लाइफ का पार्ट बन चुका है। तो आप बताइए, इस टाइम सोशल मीडिया से बच्चों को कितना दूर रख सकते हैं? क्या बिल्कुल बंद कर दें हम सोशल मीडिया को इस टाइम? ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा है। देखिए, हर चीज का यूज और मिसयूज दोनों चीज होती है। अगर आप सोशल मीडिया को यूज करें तो उसमें क्या है, बहुत सारे टीचर्स अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली उसमें क्वेश्चंस डालते रहते हैं, आप उसको देखें और उनसे सीखें, ना कि आप सारा दिन रील्स देखते रहे। गॉट इट? तो आपको नए नए जो सीबीएसई के सैंपल पेपर्स वगैरह आते हैं वो सारे ऑनलाइन ही अपलोड होते हैं। तो आप सिर्फ उसका यूज करें, मिसयूज ना करें। स्टूडेंट, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर उसको राइट यूज किया जाए। एग्जाम्स के टाइम पे अगर आप सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं तो अपने स्टडी से रिलेटेड मटेरियल को अगर आप फोकसली देखेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। रील स्क्रॉल करना, अननेसेसरी आप मीडिया पे एक्टिव होना, वो रिजल्ट नहीं देगा आपको। तो ये बहुत अच्छी टिप्स सर ने शेयर करी हमसे। सर आप ये बताइए, अभी हमारा मैथ्स का 10th का एग्जाम हुआ है, तो वो बच्चों का कैसा गया? आपके साथ बच्चों ने कैसा रिव्यू शेयर किया? देखिए, मुझे इस बार लगा है कि ना सीबीएसई से कुछ गलती हो गई है। उन्होंने स्टैंडर्ड की जगह बेसिक दे दिया और बेसिक की जगह स्टैंडर्ड दे दिया कुछ कुछ जगहों पे रीजन पे उन्होंने ना बहुत ज्यादा पेपर इजी बना दिया, और कुछ जगह पे उन्होंने बिल्कुल ही इतना, बल्कि बेसिक का पेपर इतना टफ बना दिया कि वो स्टैंडर्ड से भी ज्यादा टफ है। और उसके कंपेरेटिवली अगर आप एनसीईआरटी में देखो तो एनसीईआरटी में ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी को एक अपग्रेड होने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू जो अभी हमारा बोर्ड का एग्जाम आया है। सर, जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, मतलब जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं गया या एक फर्स्ट एग्जाम में इतना फियर आ गया, वो इससे कैसे बाहर निकले? देखो, अब जो फिर वही मैं कहूंगा कि अब जो चीज हो गई है उसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन सीबीएसई को ये सोचना चाहिए कि आपको बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। आप ऐसे पेपर्स बना के कि जो बेसिकली बेसिक मैथ्स लेता कौन है? जिसने आगे मैथ्स नहीं लेनी, और वो बेसिक मैथ्स इसलिए लेता है कि वो इस बार अच्छा स्कोर करके अपनी परसेंटेज अच्छी बना ले, जो कि वो आगे उसको प्रॉब्लम ना आए। लेकिन बेसिक का ऐसा पेपर बना के उनके बच्चों की जो भी उनकी प्लानिंग थी वो सारी की सारी बच्चों की प्लानिंग उन्होंने फेल कर दी है।
सो जो बेसिक एक मैथ्स का एग्जाम है, जिन बच्चों को आगे मैथ्स नहीं लेना है उसको टफ करके, तभी मैं सर से मैंने ये क्वेश्चन पूछा था मैथ्स से लोग इतना डरते क्यों है। तो ये चीज आई थिंक हमारी सीबीएसई तक अगर बात पहुंच रही है तो नेक्स्ट टाइम कोई भी हो तो बच्चे को उसके अकॉर्डिंग ही पेपर डिजाइन करके दे तो बेटर है। सर मार्क्स और परसेंटेज रियली मैटर करते हैं बोर्ड्स के एग्जाम के? देखिए, मैटर तो करते ही हैं मार्क्स, लेकिन हाँ, मार्क्स किसी की कैपेबिलिटी डिसाइड नहीं करते। मेरा मानना जो है कि मार्क्स कभी भी किसी बच्चे की कैपेबिलिटी डिसाइड नहीं करते। अब जैसे क्या है, कुछ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ के गए लेकिन अब पेपर ऐसा आ गया मैथ्स का, तो अब उसके मार्क्स कम आएंगे, और जिन बच्चों को इजी मिल गया पेपर उनके मार्क्स ज्यादा आएंगे। तो इसका मतलब ये कोई है जिसके मार्क्स कम आए हैं तो वो कैपेबल कम है, उसको पेपर उसके अकॉर्डिंगली टफ दे दिया गया तो इसलिए उसके मार्क्स कम आए। तो मेरे हिसाब से कि कोई भी मार्क्स किसी बच्चे की कैपेबिलिटी डिसाइड नहीं करते। सो मार्क्स पे सिर्फ डिपेंडेंट होने से ये नहीं होता है कि बच्चों का सारा कैलिबर हम उस पे ही फिक्स कर दें। बहुत फील्ड है, बहुत सारी चीजें बच्चा कर सकता है आगे के लिए। क्या 12 से 15 घंटे पढ़ना जरूरी है एग्जाम्स टाइम पे? देखिए, आपको यूपीएससी के एग्जाम्स तो दे नहीं रहे, आप एक नॉर्मल बोर्ड दे रहे हैं। बोर्ड में अगर आप 2-3 घंटे भी अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो वो भी सफिशिएंट होते हैं। सो अगर हम बोर्ड्स में 2-3 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे सर लगा लें, अगर आप इतना हर पढ़ ले सब्जेक्ट, डेडिकेशन मेरा के कहने का साथ। मतलब ये है कि अगर आप हर एक सब्जेक्ट को 1-1, 1.5 घंटा भी दे देते हैं तो भी अच्छी तरीके से, बेसिकली आप डिसिप्लिन रहे कि आप रेगुलर पढ़े। ये नहीं कि आप बोर्ड डेज आ गए तो आप बहुत ज्यादा पढ़ने लग जाए। अगर आप रेगुलर 1-1, 1.5, 2-2 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपके लिए वो एग्जाम तक सफिशिएंट होता है। रेगुलर सर स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही सर ने कहा, रेगुलर अगर आप पढ़ रहे हो, आपके बेसिक्स क्लियर है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, स्पेशली बोर्ड्स में। और अगर हम पूरे साल कुछ नहीं पढ़ के बोर्ड्स के टाइम पे अगर हम सीधा 10-12 घंटे पढ़ लेंगे तो वो हमारी फिर सक्सेस नहीं साबित करेगी। सर आप ये बताइए, बच्चों को कौन सी मैथ्स लेनी चाहिए? जैसे 10th के बाद बहुत बार होता है कि मैथ्स चूज करने में भी बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो कौन सी मैथ्स किस बच्चे को लेनी चाहिए? देखिए, 10th में 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो स्टैंडर्ड मैथ्स या बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स वो लेते हैं जिन्होंने 10th के बाद मैथ्स कंटिन्यू नहीं करनी। मैथ्स कंटिन्यू मीन्स उनको आगे या तो अप्लाइड मैथ्स ले सकते हैं, वो कोर मैथ्स नहीं ले सकते। और स्टैंडर्ड मैथ्स वो लेते हैं जिन्होंने आगे पीसीएम लेना है, तो स्टैंडर्ड मैथ्स वो लेते हैं। तो सर ने हमें बताया कि बेसिक मैथ्स किसको लेनी चाहिए, स्टैंडर्ड मैथ्स। सो स्टूडेंट्स आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करिए आप कौन सी मैथ्स की तरफ जाना चाहते हैं। एक सर क्वेश्चन है, जनरली पेरेंट्स ही पूछ लेते हैं, ये बच्चे भी, क्या बच्चों का कंपैरिजन दोस्त जैसे जब अपने करते हैं, इंटेलिजेंट कोई फ्रेंड है किसी का, तो ये कितना सही है? कंपैरिजन सही है बच्चों का? देखिए, कंपैरिजन तो किसी का किसी के साथ नहीं होता और कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए। सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, मेरा मानना ये है, और सबके अंदर अपना अपना टैलेंट होता है। कोई कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है तो कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से कंपैरिजन कभी भी पेरेंट्स को किसी के साथ भी, अपने बच्चों को या किसी भी बच्चे को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। सो पेरेंट्स, जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ पे, वो उनके फ्रेंड्स को या फिर काफी बार होता है ना, वो अपने फ्रेंड को देखो कितने अच्छे मार्क्स लिए, तो कंपैरिजन मत करो। हम मोटिवेट कर सकते हैं, हम उसको देख के कुछ सीख सकते हैं, बट हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग होती है। सो प्लीज कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। सर क्या बोर्ड एग्जाम इंटेलिजेंस प्रूफ करता है? नहीं, क्योंकि कोई भी एग्जाम किसी की इंटेलिजेंसी तो प्रूफ कर नहीं सकता, वो सिर्फ आपको स्कोर लाता है। आप ये कह सकते हो, बहुत बार ये आपने देखा होगा कि बहुत बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं लेकिन वो इतने क्रिएटिव नहीं होते। तो मार्क्स से किसी की इंटेलिजेंसी रिप्रेजेंट नहीं होता। जैसे आपने देखा भी होगा, आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, उसके अंदर वो कहता है मार्क्स के पीछे मत भाग, मार्क्स के पीछे मत भाग, अपने पैशन को फॉलो कर, अपने पैशन को फॉलो कर। तो वो सही कहते हैं, तो इसलिए अपने पैशन को फॉलो करो, ना कि वो मार्क्स के पीछे भागो। सर अभी आपने ना पैशन की बात करी है, तो आजकल आपने देखा होगा कि एक बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वैभव सूर्यवंशी, जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में प्लेयर हैं, वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं और उन्होंने अपने बोर्ड एग्जाम स्किप कर दिए हैं अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। तो आप मुझे इस बारे में क्या बताएंगे, क्या कितना सही है ये?
देखिए मेरे हिसाब से आपकी जो एक बेसिक एजुकेशन होती है वो कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर कोई वैभव सूर्यवंशी जैसे नहीं हो सकते। जो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है या वो जिस लेवल पे पहुंच गए हैं, वो लेवल हर कोई तो नहीं उसको अचीव कर सकता। तो हर तो मेरा मानना है फिर भी कि एक बेसिक एजुकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है, जैसे मेरे पास मेरी एक स्टूडेंट आती है, वो भी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में ही है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन फिर भी वो अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर रही है। तो हर कोई वैभव सूर्यवंशी जितना पॉपुलर या फिर देश के लिए ऐसे नहीं मैच खेलते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। मगर हमें जब अपने पैशन और अपने एक करियर की बात आती है, एक बेसिक एजुकेशन हर स्टूडेंट को जरूर लेनी चाहिए। उसके अलावा अपने पैशन को भी जरूर फॉलो करो। सर, क्या टॉपर सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं वो ऑलराउंडर होते हैं, वो सारे काम करते हैं। ऐसा कोई है कि टॉपर है तो वो पढ़ते ही रहते हैं। वो डिसिप्लिन होते हैं, वो रेगुलर पढ़ते हैं, इसलिए वो टॉपर होते हैं और वो प्रैक्टिस करते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट में सिर्फ प्रैक्टिस का फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता। ये बात मैंने बहुतों ने मेरे से पूछी है और मैं हमेशा उनको यही जवाब देता हूँ कि एक टॉपर स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का फर्क होता है। सो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो भी ये देख रहे हैं, जरूरी नहीं होता आप सारे दिन पढ़ते रहो तभी आप सिक्योर करोगे। कंसिस्टेंसी, एक डिसिप्लिन और एक परफेक्ट जो होता है डेडिकेशन के साथ अगर आप डेली बेसिस पे स्टडीज करते हो तो भी आप बहुत अच्छा सिक्योर कर सकते हो। सर, काफी बच्चे होते हैं पूरा साल पढ़ाई नहीं करी, घूमना फिरना, इधर उधर मस्ती, और एग्जाम टाइम पे वो अपना पूरा सिलेबस लेके बैठते हैं। इवन काफी पेरेंट्स को भी हमने देखा है, पूरे साल वो भी अपने बच्चों को ज्यादा नहीं बोलते, बट एग्जाम टाइम पे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बच्चों पे प्रेशर देना, ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए मेरा मानना यही है कि अगर देखो मेरे हिसाब से तो अगर आप रेगुलर पढ़े हैं तो ही आप स्कोर कर पाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े तो आप अच्छी तरह फार्मूलाज रिवाइज कर लें और एनसीईआरटी कवर कर सकें, जितनी भी कवर सकें। और क्या होता है कि अगर आप सीबीएसई साइट पे जाएं और उसमें आप वेटेज देखें तो जिस टॉपिक की सबसे ज्यादा वेटेज है उन टॉपिक्स को कवर करके चले जाए तो आप पास हो सकते हैं। सो एंड टाइम पे अगर हम एनसीईआरटी, फॉर्मूलाज और इन पे भी फोकस कर ले तो आई थिंक सर पासिंग मार्क्स तो निकाल ही देगा एक बच्चा। हाँ, डेफिनेटली हो सकता है। सर, आजकल एक और ट्रेंड हो गया है, बच्चे यूट्यूब से बहुत स्टडी करने लग गए हैं। उसमें काफी बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं जाते, स्कूल की अटेंडेंस भी कम हो जाती है और सारा वो फोकस यूट्यूब की स्टडीज पे कर देते हैं। आपको क्या लगता है, यूट्यूब से पढ़ना सिर्फ इनफ है एक एग्जाम को अचीव करने के लिए? देखिए मेरा मानना है पढ़ना जरूरी है, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ें चाहे आप ऑफलाइन क्लासेस से पढ़ें। पढ़ना यूट्यूब आप इसलिए ज़्यादा हो गया है क्योंकि कुछ बच्चे क्या है कि वो अपने घर में बैठ के अपने कंफर्ट जोन में बैठ के वो नहीं जाना चाहते, उन्हें वेस्ट ऑफ टाइम लगता है बाहर जाके पढ़ना, तो वो यूट्यूब से पढ़ते हैं। लेकिन आपका वो यूट्यूब से पढ़ाई नहीं होती, तो ऐसा नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे यूट्यूब हो चाहे ऑफलाइन हो वो दोनों से पढ़ लेते हैं। सो पढ़ने वाले बच्चे चाहे यूट्यूब से हो चाहे ऑफलाइन हो कैसे भी पढ़ लेते हैं, बट जिनको नहीं पढ़ना वो पूरे साल भी बुक नहीं उठाते। सर, आजकल ना एक टीन्स, ये जो जेनजी चल गया है, इसमें ना टीन्स डेटिंग या फिर एक रिलेशनशिप में होना बड़ा कूल माना जाता है। आपको क्या लगता है कि ये सही है? देखिए हम सही तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आपको आपके जो आपका टारगेट है उससे आपको भटकाता है और जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव नहीं कर पाते, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान ना देते हुए आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करती है जो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सर, आप ये बताइए, आपको इतना एक्सपीरियंस है, आपके पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते होंगे जो पूरे साल तो पढ़ते नहीं मगर एग्जाम से थोड़े से पहले वो आपके कोचिंग में आते होंगे और ज्वाइन करते होंगे आपको, और बड़े घबराए हुए होते होंगे अपने सिलेबस को लेके, एग्जाम्स को लेके, आप उनको कैसे डील करते हो? देखिए मेरे पास आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं,
तो जैसे अभी थोड़े टाइम पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, वो 10th क्लास में ही था, तो वो बहुत घबराया हुआ था, सर मेरे से कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले उससे कहते हैं हम सारे फार्मूलाज लर्न कर लो, जो हमारी फार्मूला शीट है वो हम उसे दे देते हैं, वो फार्मूलाज लर्न कर लो। फिर हर एक टॉपिक वाइज हम उसे क्वेश्चंस बता देते हैं कि ये टॉपिक्स में से ये वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कवर अप करा देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बच्चा ना थोड़े टाइम में जैसे जैसे हम बोलते हैं वैसे वैसे फॉलो करता रहता है, तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है। लास्ट में जाके एक दो पेपर्स लेते हैं जिससे उसका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। तो ये सर ने बहुत अच्छा बताया कि घबराने की बात नहीं है। काफी बार होता है हम बिल्कुल एंड में जाते हैं और ज्वाइन करते हैं, बट अगर आपके पास बहुत अच्छे टीचर हैं वो आपको इस चीज से भी निकाल देते हैं और आपके मार्क्स एग्जाम्स में आपको हेल्प आउट करते हैं। सर आप ये बताइए, इतने स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया, लाखों को इवन, आप मुझे ये बताइए कोई तो ऐसे स्टूडेंट्स होते होंगे जो कुछ अलग होते होंगे और आपको याद रह जाते होंगे। हाँ, अब ऐसा होता है बहुत बार। एक दो स्टूडेंट थे, जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट था कृष्णा कार्तिक, वो मेरे पास आया था 9th क्लास में। वो मैथ से बहुत घबराता था, लेकिन बाद में वो जब मेरे पास उन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद उसने 9th में उसे थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई, 10th में उसे थोड़ी और इम्प्रूवमेंट आई, और 10th के अंदर इनफैक्ट वो 100 आउट ऑफ 100 भी लाया मैथ्स में। फिर उसके बाद 11th में और उसने अच्छा किया, और 12th में जाके भी उसने अच्छा किया, और अब वो क्या नाम है, SRCC कॉलेज के अंदर है। तो ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो इम्प्रूव होते हैं। सो आपकी आई थिंक लाइफ में एक अच्छे टीचर का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि काफी बार होता है वो बच्चे के अंदर वो चीज देख लेते हैं कि उस बच्चे के फियर को भी हटा देते हैं और उससे बाहर निकाल के बच्चे का रियल जो उसके अंदर टैलेंट है वो उसको दिखाते हैं, तो बच्चा लाइफ में कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है। सर आज हमने बहुत सारे बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चंस करे, उनके मार्क्स, बोर्ड्स एग्जाम्स, बच्चे को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। आप ये बताइए, एक पेरेंट का भी तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता होगा एक स्टूडेंट लाइफ में, जैसे बोर्ड्स आ रहे हैं या दूसरे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो इसमें एक पेरेंट का क्या रोल है, उनको कैसे अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है। एक तो ना मेरा को ये मतलब कि मैं हर एक पेरेंट से ये कहना चाहता हूं कि एक तो ना कभी भी अपने बच्चों को किसी भी बच्चों के साथ कंपेयर ना करें, पहली बात। दूसरी बात, उसका ये ध्यान देते रहें कि बच्चे ने होमवर्क किया है, नहीं किया है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जो बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद हो खाने में, वो एग्जाम डेज पे उन बच्चों को वही बना के खिलाएं, जिससे वो खुश रहें और वो और अच्छी तरह पढ़े। बट सर काफी बार मैंने देखा है जैसे पूरे साल बच्चा भी लीनियंट है स्टडीज के साथ, पेरेंट्स भी, और एंड में आते आते जैसे बच्चा तो है ही टेंशन में, पेरेंट भी टेंशन में आ जाते हैं, फिर वो जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, फिर टीचर्स के पास, स्कूल्स में भी जैसे मैंने देखा है, फिर वो उनसे सपोर्ट मांगते हैं। तो इस टाइम पे पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए। भाई यही है कि पेरेंट्स उन पर रेगुलर ध्यान रखें कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, होमवर्क कर रहा है नहीं कर रहा, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है नहीं कर रहा। स्कूल टीचर और या वो ट्यूशन्स वगैरह जाते हो तो ट्यूशन टीचर्स के टच में रहे और उनसे उनके बारे में पूछते रहे कि उनके टेस्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, और टेस्ट में अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्यों कम आ रहे हैं। तो अगर ये चीज हम कंटिन्यू स्टार्टिंग से ही रखते हैं तो बाद में ना ही बच्चा घबराता है ना ही पेरेंट घबराता है। सो आई थिंक पेरेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जितने भी पेरेंट्स ये देख रहे हैं, अगर आप स्टार्टिंग से ही बच्चों के साथ मिलकर उनकी स्टडीज पे वो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, चाहे स्टडीज से रिलेटेड या जहां जा रहे हैं, आप स्टार्टिंग से ही उनके ऊपर फोकस में रहते हो, उनके टच में रहते हो, तो एंड में आते आते आई थिंक आपकी जो कंप्लेन्स होती हैं बच्चों की स्टडीज से रिलेटेड, मार्क्स से रिलेटेड या उनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई, तो वो आई थिंक काफी हद तक खत्म हो जाती है। सो सर एक लास्ट अब आपसे, आप हमारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और जितनी भी ऑडियंस हमें देख रही है, आप उनके लिए क्या मैजिकल टिप देना चाहते हैं। इसमें मेरी मैजिकल टिप यही रहेगी कि आप फोकस रहें और डिसिप्लिन रहे और आप मोटिवेट रहें। अगर आप मोटिवेट रहेंगे तो आप घबराएंगे नहीं, और आप घबराएंगे नहीं तो आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा होगा। और अगर आप डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिन मीन्स आप रेगुलर प्रैक्टिस करें जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए, ठीक है ना, तो उसका यही एक मैजिकल टिप है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। सो थैंक यू सो मच सर,
आज आप आए, आपने अपना टाइम दिया और इतनी सारी हमारे साथ आपने टिप्स शेयर करी, हमारे स्टूडेंट शेयर और इतनी सारी ऑडियंस के लिए थैंक यू सो मच एंड वी आर सो हैप्पी फॉर हैविंग यू टुडे हियर। हम ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट को अपने शो में लेके आते रहेंगे, द गीतांजलि गुप्ता शो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हम आपके साथ ऐसे ही मैजिकल मोमेंट्स, रियल एक्सपीरियंसेस, अनफिल्टर्ड एक्सपीरियंसेस अपने गेस्ट के साथ आपके लिए लाते रहेंगे द गीतांजलि गुप्ता शो में।